नमस्कार। जय हिंद। मैं योगेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस की ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक काल या वैदिक पीरियड, जिस भी नाम से आप जानेंगे, सभी नाम एक जैसे चलते हैं। और प्राचीन भारतीय इतिहास में जब हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, उसके पहले तक हम लोग ये मानते थे कि हमारे पास जो सबसे प्राचीन सभ्यता है उस सभ्यता वैदिक सभ्यता ही है। सिंधु घाटी की खोज के बाद दूसरी प्राचीन सभ्यता के रूप में हम इसे जानते हैं। और भारत की पहली ऐसी सभ्यता के रूप में भी इसे हम मानते हैं जिसकी पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही स्रोत हमारे पास मौजूद है। यानी कि इस सभ्यता की आपको पुरातात्विक स्रोत भी मिल जाएंगे और लिखित सामग्री भी अवेलेबल है हमारे पास। यानी कि ये सभ्यता पूरी तरह से सभी रूप में एक सभ्यता की जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण है उसको परिपूर्ण करती है। इस सभ्यता का एक खासियत ये भी रहा है कि अगर हम प्राचीन काल से अगर किसी चीज को समझे अर्ली एज, तो ग्रामीण सभ्यता से प्रारंभ होती है। और यह सभ्यता भी एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता रही। सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात एक ग्रामीण सभ्यता के रूप में सभ्यता का आना एक गैप को दर्शाता है। यानी कि यह कह नहीं सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उन्हीं लोगों ने आपका इस सभ्यता को भी डेवलप किया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस सभ्यता का डेवलपमेंट धीरे धीरे पुरानी जो संस्कृतियां थी उनसे हुई है। और मूल रूप से इसको लेकर इतिहासकारों में भी मतभेद है कि ये लोग यहीं से थे या फिर कहीं से आकर यहाँ पर बसे। लेकिन एक बात क्लियर है कि इस सभ्यता का जो प्रणेता थे या जिन्होंने इस सभ्यता को बसाया, वे लोग अपने आप को आर्य कहलाना पसंद करते थे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास का सेशन जो है यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। मैं किसी एक परीक्षा की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूं, यह सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यहां पर इस सभ्यता का या इस सब्जेक्ट का रिलेटेड झारखंड की ही परीक्षाओं से नहीं है। झारखंड के अलावे अगर आप जेएसएससी, जेपीएससी या झारखंड की अन्य जितनी भी एग्जाम्स है उन्हें छोड़ देंगे और आप बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य राज्यों की पीसीएस परीक्षाओं, रेलवे, एसएससी या कहीं भी परीक्षा देने जाएंगे तो यहां से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है ये टॉपिक। इस टॉपिक को करने से आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है इस टॉपिक को करने में, लेकिन ये टॉपिक आपको बहुत ही ज्यादा अंकदायी हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग सबसे प्राचीन सभ्यता के रूप में जिस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया, वह थी सिंधु घाटी की सभ्यता। और आज जो चर्चा कर रहे हैं इस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता। इसे हम वैदिक काल कहते हैं। इसका अगर टाइम पीरियड को आप ध्यान देंगे तो यह जो टाइम पीरियड है यह 1500 से आपका 600 ईस्वी पूर्व के बीच में माना जाता है।
ने पूरे पूरे कालखंड को अगर हम देखेंगे तो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यानी कि इस काल को दो भागों में बांटते हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर कहने का तात्पर्य है कि जो काल पूर्ण रूप से वेदों पर आधारित है, यानी कि हमारी वेदों पर, जिसे आज भी हम लोग अध्ययन करते हैं, इन वेदों पर जो आधारित है, यह कालखंड जो वेद पर ही आधारित है, सिर्फ वेदों पर, उस कालखंड को हम लोग कहते हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक कालखंड। और ये जो वैदिक कालखंड है, इस कालखंड को ही हम लोग आज के या इस टॉपिक पर हम लोग देखेंगे और यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे पूरी तरह से कि क्या है इस टॉपिक का मूल ध्येय। इस टॉपिक में जो रचनाएं हुई वह सभी वेदों की रचनाएं हुई, साथ में उपनिषदों की रचनाएं हुई, आरण्यक की रचनाएं हुई, आपके कई अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी इस समय रचना हो चुकी थी। वेदों को चूंकि अपौरुषेय कहा गया है, इसलिए इसे हम कंपाइलिंग के रूप में देखेंगे, ना कि कंप्लीट लिखित के रूप में देखेंगे। तो द पीरियड विच वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन वेदाज, द पीरियड विच वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन किसमें, तो वेदाज में, एंड द पीरियड इज विच वेदाज वेर कंपोज्ड नॉट रिटन, ध्यान देंगे, कंपोज्ड, वी नो इट एज द वैदिक पीरियड और वैदिक सिविलाइजेशन। हम उसे किस नाम से जानते हैं, या तो वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं या फिर उसे हम वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक पीरियड। इस पीरियड में कुल, इस समय में कुल 4 वेदों की रचना हुई, 4 वेदों की इस समय रचना हुई, जिसमें से पहला वेद का नाम है आपका ऋग्वेद, दूसरा वेद है सामवेद, तीसरा वेद है यजुर्वेद और चौथा वेद है अथर्ववेद। इन सभी वेदों की रचना किस पीरियड में हुई, तो आपके वैदिक काल में या वैदिक पीरियड में। वैदिक पीरियड में इन वेदों की रचना हुई और इन्हीं वैदिक वेदों से हमें इस काल की भी जानकारी मिलती है। सिर्फ काल की नहीं, सभा की, समिति की, सामाजिक जीवन की, आर्थिक जीवन की, यहाँ के व्यापार की, यहाँ के कलाकृतियों की, कई तरह की और भी चीजें हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो वेदों की रचना इस काल में हुई थी, इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक एज कहते हैं या वैदिक पीरियड कहते हैं। और वेदों से रिलेटेड सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं, तो वैदिक सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं और इसे हम दोनों ही भागों में पढ़ेंगे, जिससे कि आसानी होगी। ईस्वी सन के आधार पर जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है, या 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के जो काल है, उसे हम लोग पूर्व वैदिक या प्री वैदिक पीरियड या अर्ली वैदिक पीरियड के रूप में जानते हैं। जो पूर्व वैदिक काल है, इसे हम लोग 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व के रूप में जानते हैं। और इस समय ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी, इसलिए इसे कहीं कहीं ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऋग्वेदिक काल भी कहते हैं। यानी कि ऋग्वेदिक काल, पूर्व वैदिक काल या प्री वैदिक पीरियड, सारी नाम जो है वह किसकी है, तो 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक जो थे, 1500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व वैदिक काल कहते हैं। ये जो पूर्व वैदिक काल है, इस काल में ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी। अब हम लोग जाते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल की रचना चूंकि 1000 ईस्वी पूर्व के पहले हो चुकी थी,
तो बाकी जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इसकी रचना कब हुई थी? तो माना जाता है कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के बीच में बाकी जो 3 है उसकी रचना हुई। बाकी तीनों की रचना कब हुई? तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व के बीच में। यानी कि पहला जो वेद है वह ऋग्वेद है, और सबसे प्राचीन जो वेद कहा जाएगा उसे ऋग्वेद कहा जाएगा। सबसे प्राचीन जो ऋग्वेद पर आधारित सभ्यता है उसे ऋग्वेदिक काल कहेंगे। ऋग्वेदिक काल का जो समय है वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व है, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वह कब है? तो 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? तो बाकी के 3 वेदों की रचना हुई, और अन्य उपवेद, आरण्यक, उपनिषद, इन सभी चीजों की रचना हुई। कब हुई? तो यह सारी चीजें उत्तर वैदिक काल में आपकी हुई। वैदिक शब्द का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ क्या होता है वैदिक शब्द का। क्योंकि वैदिक शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान यानी कि नॉलेज। नॉलेज यानी कि जिसे आप और हम ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान। और इस शब्द में भारत में इस वैदिक सभ्यता के निर्माता के रूप में उन लोगों को देखा जाता है जो संस्कृत बोलते थे। ये विडंबना है कि प्राचीन काल में जिस भाषा को बोलने वाले को श्रेष्ठ माना जाता था, आज वह भाषा जो है वह पीछे चला गया। संस्कृत पढ़ने वाले श्रेष्ठ कहलाते थे, आज अंग्रेजी पढ़ने वाले श्रेष्ठ कहलाते। भाषा क्या है थोड़ा सा समझेंगे। भाषा मात्र एक संप्रेषण का माध्यम है। अगर मैं यहां पर बोलूं द वर्ड वैदिक मीन्स नॉलेज एंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वेदा, तो आपको लगेगा सर को बहुत इंग्लिश आती है, बड़े अच्छे पढ़ा रहे हैं, पट 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 इंग्लिश बोल रहे हैं। समझ में आए ना आए फिर भी बोलेंगे कि सर इंग्लिश में ही पढ़ाइए। इंडिया के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट वाले भी पूर्ण रूप से इंग्लिश में नहीं पढ़ाते हैं। उसका कारण होता है स्टूडेंट्स इंग्लिश में लिखना पसंद करते हैं, जानते हैं, लेकिन समझने के लिए उन्हें अपनी मातृभाषा की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारी मातृभाषा है हिंदी। इसलिए इंग्लिश के भागम दौड़ पर आप ना पड़े। यहां तात्पर्य है कि उन्हें श्रेष्ठ समझा जाता था जो संस्कृत बोलते थे। यानी कि संस्कृत को देवों की भाषा बोली जाती थी और वह श्रेष्ठ होते थे। संस्कृत के शब्द जो थे वही श्रेष्ठ थे। इस सभ्यता के निर्माता के रूप में आर्य को जाना जाता है, और आर्य का अर्थ ही होता है श्रेष्ठ। जो लोग संस्कृत जानते थे उन्होंने अपने आप को क्या कहा? आर्य कहा। और आर्य का अर्थ क्या हुआ? श्रेष्ठ। यानी कि वे जो संस्कृत नहीं जानते थे वे अनार्य कहलाए। वे क्या कहलाए? अनार्य कहलाए। अभी हम लोग जैसे बात करते हुए देखते तो अरे ये तो एलिट क्लास के लोग हैं। भैया कोई क्लास के लोग रहते इसी पृथ्वी पर है, जीते हैं हम ही लोग के जैसे। भाषा सिर्फ संप्रेषण का माध्यम समझना चाहिए, और भाषा से किसी के ज्ञान की तुलना करना बहुत ही बेवकूफी है। अंग्रेजी अगर बोलेंगे कि इंग्लैंड में जो कुत्ते होते हैं वे भी समझते हैं, तो गलत क्या होगा? क्योंकि उन्हें हिंदी आती नहीं है तो वे अंग्रेजी समझते हैं। क्योंकि लोग जो बोलेंगे उसी को जानवर उसी के अनुसार रिएक्ट करेंगे। तो क्या गलत है इसमें? कोई गलत नहीं है। यानी कि आर्यों ने भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना की। तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक के रूप में कौन जाने जा रहे हैं? आर्य। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? आर्य। अब आर्य थे कौन?
एग्जैक्टली यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि आर्य तो यहां पर आके संस्थापक हो गए वैदिक सभ्यता के, तो एग्जैक्टली ये आर्य थे कौन और कहां से आए, इस पर क्या हुआ, इसके मूल निवास स्थान को लेकर कई मतभेद होने लगे और अलग अलग इतिहासकार अपने अपने अनुसार, जो अपने रिसर्च है उसके अनुसार अपनी अपनी जो है व्याख्या देना प्रारंभ कर गए। इन्हीं व्याख्याओं को प्रश्नों के रूप में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मैक्स मूलर ने कहां दिया आर्यों का निवास स्थान, या आर्य कहां से आए थे, इस संबंध में क्या बताए मैक्स मूलर ने बताए कि इनके अनुसार आर्य कहां से आए, तो मध्य एशिया के क्षेत्रों से भारत आए और यहां आकर उन्होंने वैदिक सभ्यता की स्थापना की। इनके द्वारा दी गई जानकारी को ही सबसे ज्यादा सही माना जाता है और प्रधानता इन्हें ही दी जाती है। इन्होंने कहा कि आर्यों का जो मूल स्थान है, यह मूल स्थान कहां है, तो मध्य एशिया है, और मध्य एशिया से आने के बाद ये लोग यहां पर बस गए और यहां पर आकर एक संस्कृति डेवलप किए जिनका नाम क्या है, वैदिक सभ्यता। एक है डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने, इन्होंने कहा कि आर्य आल्पस पर्वत श्रेणी जो यूरेशिया का क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र के अंतर्गत जो स्थान थे, उन्हीं यूरेशिया से ये लोग एशिया और यूरोप के बीच के भाग से आए। यूरेशिया मतलब एशिया और यूरोप, इसी के मध्य भाग से कौन आए, तो आर्य लोग यहां आए और आके भारत में बसे। इसके पीछे का उन्होंने कारण और तर्क दिया कि इन क्षेत्रों में जो सभ्यताएं थी वह कुछ बिंदुओं पर वैदिक सभ्यता के समान थी। इन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में जो सभ्यता डेवलप की थी, यह सभ्यता वैदिक सभ्यता के लगभग समान चल रही है और दोनों की जो रीति रिवाज और परंपराएं थी वह दोनों की एक ही जैसी है। इसलिए डॉक्टर संपूर्णानंद ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि यूरेशिया में जो आल्पस श्रेणी है, इस श्रेणी के आसपास जो क्षेत्र है वहां भी इसी प्रकार की सभ्यता है, तो इस कारण से वहीं से ये लोग आके यहां पर बसे और यहां भी इस प्रकार की सभ्यता का जो है प्रारंभ हुआ। हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने भी रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि नहीं, आर्य मूल रूप से आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव से आए थे, भारत में आए थे। कहां से, तो उत्तरी ध्रुव से भारत में आए, पोलर एरिया से, और यहां आकर उन्होंने अपनी सभ्यता की नींव रखी। और इस प्रकार से आर्य सभ्यता का जो है बहुत तरह के जो डिसीजंस थे, उन्हीं डिसीजंस में एक बाल गंगाधर तिलक के भी डिसीजंस को माना गया। इसी में एक और इतिहासकार और हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, जिन्होंने कहा कि इनको भारत के इतिहास में एक सामाजिक सुधार के रूप में जाना जाता है। किन्हें, दयानंद सरस्वती का। इन्होंने कहा आर्य जो है तिब्बत से आए और यहां पर बसे और यहां सभ्यता का निर्माण किया। दयानंद सरस्वती के अनुसार कहां है, तो आर्य कहां से आए, तिब्बत से। मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशिया से। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार यूरेशिया से। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव से। ये जो चार नाम है ये लगभग पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान देंगे। एक बार फिर से करेंगे। मैक्स मुलर के अनुसार कहां से आए आर्य, मैक्स मुलर के अनुसार कहां से आए आर्य, तो आर्य आए मध्य एशिया से। मैक्स मध्य, संपूर्णानंद आल्पस, संपूर्ण है अल्प है। बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक, तिलक कहां पर लगाया जाता है, तो माथे में। सबसे ऊपर कौन सा ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव। इस प्रकार से याद रखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत, सरस्वती का तिब्बत, दयानंद सरस्वती का तिब्बत। संपूर्णानंद आल्पस, मैक्स मुलर मध्य एशिया,
बाल गंगाधर तिलक, माथे का टीका यानी कि आर्कटिक, स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक जो है, उन्होंने कहा कि ये आए कहां से, तिब्बत से। क्लियर इतना? आगे बढ़े। इन सारी चीजों के बाद हमारे पास आता है कि वेदों को या वैदिक सभ्यता को जानने के लिए स्रोत क्या थे, किस आधार पर हम लोग वैदिक सभ्यता की पहचान कर रहे थे। तो हमने प्रारंभ में ही कहा कि वैदिक सभ्यता को जानने के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों ही हमारे पास अवेलेबल है। पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स और साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्स, हमारे पास दोनों ही स्रोत मौजूद है। साहित्यिक स्रोत में अगर हम बात करेंगे, तो आपके पास कई तरह के साहित्यिक स्रोत आ जाएंगे। और अगर हम पुरातात्विक स्रोत में बात करेंगे तो आपको 3-4 तरह साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले तो वेद आ गए, पुराण आ गए, आरण्यक आ जाएंगे, वेदांग आ जाएंगे, और भी कई सारे किताबें आ जाएंगे। किसमें? साहित्यिक स्रोत में। और अगर हम पुरातात्विक स्रोत में कहेंगे तो एक अभिलेख है जो बोगाज कोई नामक स्थान पे मिला है, और इस अभिलेख में वैदिक देवताओं के बारे में उल्लेख है। दूसरा है गेरिक मृदभांड, जिसको औचरे कलर पोएट्री बोलते हैं, इससे भी हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। और PGW जो चित्रित धूसर मृदबांध है, यानी कि पॉलिश्ड ग्रे जो है, पेंटेड ग्रे जो मृदबांध है, उस मृदबांध से आपको उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें मिल जाती है। यानी कि भरमार पड़े हुए हैं दोनों ही क्षेत्रों में, पुरातात्विक में भी और साहित्यिक में भी। तो इन्हीं चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और लिखना होगा। और पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत के बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लासेस में, और अगर नहीं देखे हैं तो आप ब्रह्मास्त्र सीरीज का वीडियो उठा के देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। पुरातात्विक स्रोत जब किसी खुदाई या अभिलेख, अवशेष आदि से हमें किसी काल की जानकारी प्राप्त होती है तो उस स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। और ये पुरातात्विक स्रोत जो होता है, इसे कई पद्धतियों से इसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है। सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में कर चुके हैं, इसलिए उस पर समय नहीं देंगे। तो पहला जो पुरातात्विक स्रोत है यह है बोगाज कोई अभिलेख, या बोल सकते हैं वहां पर जो लिखे हुए। यह अभिलेख कहाँ मिला है? मध्य एशिया में, और इसको लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का पुराना अभिलेख घोषित किया गया। यानी कि 1400 ईस्वी पूर्व का पुराना अभिलेख है, यानी कि ऋग्वैदिक काल का यह अभिलेख है। और इस अभिलेख में जो अभिलेख है उसमें भारतीय देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जैसे देवताओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो देवताओं का वर्णन हमारे वेदों में है, उन्हीं देवताओं का वर्णन इस अभिलेख में है। यानी और ये अभिलेख लगभग 1400 ईस्वी पूर्व की है। तो इस अभिलेख का एक साक्ष्य के रूप में, पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में हम इसे शामिल कर सकते हैं। अगर हम इसे पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में शामिल करते हैं तो इसकी जो डेटिंग है, यानी कि जो फॉसिल है, जो शिलालेख है, तो शिला की उम्र जिससे गणना की जाती है, उस गणना के आधार पर यह गणना आई कब की? तो 1400 ईस्वी पूर्व की। यानी कि पुरातात्विक स्रोत यह प्रमाणित करती है कि 1400 ईस्वी पूर्व में जो अभिलेख मिले हैं, यह अभिलेख एक सभ्यता की थी, और इस सभ्यता का नाम ऋग्वैदिक सभ्यता थी। पूर्व वैदिक काल की एक और जो मिली है वह है मिट्टी का बर्तन, जिसके हम गेरिक मृदभांड के रूप में जानते हैं।
किस मृदभांड के रूप में? तो गैरिक मृदभांड के रूप में जानते हैं, जो हमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है। और एक चित्रित धूसर मृदभांड भी मिले हैं, जिससे हमें क्या जानकारी मिलती है? उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें इससे मिल जाती है। किससे? तो चित्रित धूसर मृदभांड से। दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत हमारे पास मिल चुके और पुरातात्विक स्रोत पर भी हम लोग बात किए हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि जो वेदों का सबसे मूल चीज है वह चीज क्या है? साहित्यिक स्रोत। यानी कि पहला ऐसा सभ्यता जिसके साहित्य को हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पढ़ा, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें क्या थे कि इसकी साहित्य को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। साहित्य तो हम लोग किस पर आधारित थे? पूरी तरह से पुरातात्विक स्रोत पर आधारित थे। वैदिक सभ्यता में साहित्यिक स्रोत भर भर के अवेलेबल है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता को साहित्यिक स्रोत मिला है, लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो सभ्यता की दृष्टिकोण से जिस सभ्यता के साहित्य को हम लोग पढ़ नहीं पाए, उस सभ्यता को हम लोग रखते हैं किसमें? अद्य ऐतिहासिक सभ्यता। अद्य ऐतिहासिक सभ्यता, अद्य ऐतिहासिक। और जिसका हम लोग पढ़ चुके हैं उसको क्या कैसे रखते हैं? तो ऐतिहासिक में, ऐतिहासिक सभ्यता। यानी कि वैदिक सभ्यता आपके सामने एक ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में है और सिंधु घाटी की सभ्यता को हम अद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में जानते हैं। अद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहने का मतलब है कि वैसी सभ्यता जिसकी लिखित जानकारी अवेलेबल है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता की जो जानकारी है वह हमें पुरातत्व पर ही निर्भर रहना पड़ रहा। ऐतिहासिक कहने का मतलब है वैसी सभ्यता जिसे पुरातात्विक साक्ष्य तो है, पुरातात्विक सभ्यता, पुरातात्विक हमारे पास है, साथ साथ में उसका जो लिखित साक्ष्य है उसे भी हम लोग आसानी से पढ़ चुके हैं। और यह सभ्यता का जो है सबसे बड़ा जो देन कहा जा सकता है, उन देनों में एक देन है। और सबसे बड़ी बात है कि इस सभ्यता का जो लैंग्वेज है उसे हम लोगों ने क्रैक कर लिया है, यानी कि पढ़ लिया है। अगर हमें संस्कृत वाकई में नहीं आता और हम संस्कृत को नहीं समझ पाते तो यह सभ्यता भी ऐतिहासिक सभ्यता होती। लेकिन चूंकि हम लोग की जो संस्कृति संस्कृत पर निर्भर है, तो यह सभ्यता को पढ़ना बड़ा ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों कि इन स्रोतों को हम किस प्रकार से देख सकते हैं। तो इन स्रोतों में सबसे पहला स्रोत जो आता है उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, यानी कि सबसे एंशिएंट वेद है, और कहें तो वैदिक काल का सबसे पहले कंपाइल किया गया यह ग्रंथ है। यानी कि सबसे पहले ऋग्वेद की ही रचना इस काल में हुई थी। इसी वेद से हमें पूर्व वैदिक काल की जानकारी मिलती है या ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है, जैसा कि हम लोगों पहले ही इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद के संकलनकर्ता के रूप में हम लोग जानते हैं किसको? श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। और इन्होंने ही वेदों की रचना की थी और सभी को कंपाइल करके एक साथ में जोड़ने का काम किया था। इस वेद में धर्म से जुड़े सभी बिंदुओं का वर्णन मिलता है। किससे जुड़े? तो धर्म से जुड़े सभी बिंदुओं का यहां पर वर्णन मिलता है। इस वेद की एक और बात है जो आपको जानने लायक है। इस वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं, यानी कि ऋचाएं हैं। मंडल यानी कि अध्याय कह सकते हैं, मंडल यानी कि अध्याय कह सकते हैं, और सूक्त यानी कि श्लोक कह सकते हैं। तो 1028 सूक्त है और आपके 10 मंडलों में डिवाइड है। इसमें से भी दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल जो है वह सबसे पहले लिखा गया है। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल को सबसे पहले लिखा गया है, जबकि पहला 10वां जो है यह बाद में
जोड़ा गया है। दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक पहले लिखा गया है, पहला और 10वां 9वां मंडल भी 8वां मंडल जो है वह बाद में इसमें जोड़ा गया है। इस प्रकार से इसमें 10 मंडल है और 10 मंडलों का यहाँ पर वर्णन किया गया, जिसमें से 4 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चारों से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से 4 मंडल जो है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कंपटीशन के दृष्टिकोण से, और यहां से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से तीसरा मंडल, इस मंडल में क्या है तो गायत्री का मंत्र है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र जो है कहां पर है तो तृतीय मंडल में। और इस किसको, इसकी रचना किसने की थी तो इस किसने किए थे, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है तो महर्षि विश्वामित्र को रचयिता कहा जाता है। किसका, यह किसको समर्पित है तो यह किसको समर्पित है गायत्री मंत्र तो सूर्य को। नेक्स्ट है 7वां मंडल, 7th जो मंडल है, इस मंडल में आर्यों का अनार्यों के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसे हम लोग दसराय के युद्ध भी कहते हैं, जो कि पुरुषनी नदी जो वर्तमान में रावी नदी है इसी के तट पे लड़ा गया था। मेंस में कहानी सुनाएंगे, अभी पीटी की क्लास है तो पूरी तरह से इसको जरूरत नहीं है। आर्य और अनार्यों का युद्ध किस मंडल में है तो 7वां मंडल में है। यह कहां पर लड़ा गया था तो रावी नदी के तट पर, जिसे तत्काल पुरुषनी नदी कहा जाता था, वर्तमान में इसे रावी नदी कहा जाता था। इसमें 10 राजा थे और दूसरे छोर पर एक राजा थे सुदास, और 10 राजाओं को वह हराए थे। इसी नाम से इस युद्ध का नाम दसराय के युद्ध पड़ता है। यह किस मंडल में है तो 7वें मंडल में। 9वां मंडल कहते हैं सोम देवता को समर्पित है, अर्थात वनस्पति देवता को समर्पित है। सोम का अर्थ कहीं कहीं लोग मदिरा से जोड़ देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सोम का मतलब मदिरा कभी भी नहीं होता है। सोम का अर्थ होता है वनस्पति। अब उस वनस्पति को आप यूज किस प्रकार से करते हैं यह आपके जो है विवेक पर निर्भर है। आप उसे जहर बना के पी सकते हैं, आप उसे शहद बना के भी उससे रस निकाल के आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन 9वें मंडल में किसको समर्पित है तो सोम को समर्पित है, या सोम देवता जो कि वनस्पति के देवता के रूप में जाने जाते हैं उससे समर्पित है। 10वां मंडल जो कि बाद में जोड़ा गया, और इस मंडल में प्रथम बार क्या है वर्ण व्यवस्था, यानी कि वर्ण व्यवस्था जो वर्णाय सिस्टम है वह सिस्टम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कल्पना किसमें की गई है तो 10वें मंडल में। और हमने क्या कहा कि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, तो 10वां मंडल की जो कल्पना है वह बाद में आई है, तो इसे हम लोग बाद के लिए छोड़ देते हैं, वर्णाश्रम। नेक्स्ट जो वेद है वह साम वेद है, यानी कि साम वेद। साम वेद मुख्य रूप से संगीत का वेद है और इसे संगीत का वर्णन यहां से होता है। साम वेद किस टाइप का वेद है तो संगीत का वेद है और इसमें संगीत का वर्णन होता है। इस वेद में जो आप आज पढ़ते हैं सारे गामा पा द निसा, तो ये जो 7 स्वर हैं इन स्वरों का वर्णन यहाँ पर है। और यह भी माना जाता है कि इसी से भारत में संगीत का जन्म हुआ और साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक क्या है तो साम वेद है। साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कहा जाता है कि इस वेद में ऋग्वेद के सभी मंत्रों जिन्हें गाया जा सकता है, जो गाने लायक हो, कोई कोई मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें गा नहीं सकते, तो जो गाने लायक नहीं हो उन्हें छोड़ देंगे। जितने मंत्र जो गाने लायक है उनको इसमें
स्थापित किया गया और संगीतबद्ध किया गया। इसलिए ये कह सकते हैं कि यह कोई अकेला वेद नहीं है, यानी कि साम वेद किसी प्रकार का इंडिविजुअल वेद नहीं है, बल्कि यह वेद जो है ऋग वेद का ही संगीत रूप कहा जा सकता है, जिसे उन्होंने सूचीबद्ध किया। यानी कि ऋग वेद का ही यह संगीत रूप के वेद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आपके सामने आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद कहने का मतलब है कि जिस वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। यज्ञ की विधियों का वर्णन जिसमें किया गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यजुर्वेद कहते हैं। और इस वेद में यज्ञ के दौरान होने वाली विधियों का वर्णन है, यानी कि कैसे यज्ञ किया जाए, यज्ञ के लिए क्या क्या नियम होते हैं, उन नियमों का यहाँ वर्णन होगा। आजकल पंडित जी बता देते हैं, साथ में सामान भी ले आते हैं, सिर्फ आपको पैसे देने होते हैं, सारे यज्ञ विधान वे खुद कर देते हैं, टेंशन आपको नहीं है। एक कहावत रामायण में भी प्रचलित थी कि राम जब लंका विजय के लिए गए थे तो उस दौरान उन्होंने विजय कामना के लिए एक यज्ञ किया था और उन्हें ऐसे पुरोहित की तलाश थी जो शिव भक्त हो और परम ज्ञानी हो, और उनके नजर में ऐसा एक ही आदमी थे जो थे रावण। तो रावण जो थे उन्होंने कहा, उनके पास संदेशा भेजा गया। रावण ने कहा आप चिंता ना करें, एक अच्छे जो पुरोहित होते हैं उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि वे अपने जो यजमान है उस यजमान की सभी इच्छाओं को पूरा करें। मैं सारा सामान लेके आऊंगा और यज्ञ संपन्न कराऊंगा। तो आज ये कंसेप्ट चलता है, यज्ञ सिर्फ आप बोल दीजिए कि हाँ यज्ञ करवाना है या हवन हमारे घर में होनी है, पंडित जी सारी व्यवस्था कर देते हैं। तो यहाँ पर यजुर्वेद कहने का मतलब है कि वे वेदाज जिस पर आपका यज्ञ का विधि का वर्णन किया गया है, कैसे यज्ञ करना है। यानी कि इसकी रचना दोनों ही तरह से हुई है, गद्य में भी और पद्य में भी। गद्य में भी इसकी रचना हुई और पद्य में भी इसकी रचना हुई। सुविधाएं। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद का रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्वा ऋषि ने की थी और यह सबसे अंतिम वेद है। इसमें सामाजिक चीजों का वर्णन है, विवाह, मृत्यु, रोग, वशीकरण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इन सभी का वर्णन कहाँ है? तो आपका अथर्ववेद में। और इस वेद को सामाजिक क्रिया वाला भी वेद कहते हैं और इस वेद को हम लोग ब्रह्म वेद भी कहते हैं। सामाजिक क्रिया वाला वेद भी और ब्रह्म वेद भी किसे कहा जाता है? तो अथर्ववेद को कहा जाता है। यानी कि वेदा इज कॉल्ड द सोशल एक्शन अपार्ट फ्रॉम द रिलीजियस along with दिस। तो इस वेद का महत्व बहुत ही ज्यादा है और आजकल तो खूब ज्यादा ही चलता है। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ही देखेंगे वैदिक सभ्यता के जो वेद हैं, इन वेदों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था और इसके उपवेद क्या क्या है। तो सबसे पहला वेद का नाम है ऋग्वेद और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते थे? होत्री। होत्री दिख रहा है। इसके उपवेद क्या है? तो आयुर्वेद इसके उपवेद है। सामवेद जो संगीत का वेद है, इसके जो पढ़ने वाले हैं या गाने वाले हैं उसे क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। और इसके उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। यजुर्वेद के अथर्ववेद और इसके उपवेद का नाम क्या है? धनुर्वेद। याद रखेंगे, पूछा जाता है इसलिए यहां पर है। अथर्ववेद का ब्रह्म कहा जाता है या ब्रह्मा कहा जाते हैं। इसके उपवेद का नाम है शिल्प वेद।
क्या नाम है? शिल्प वेद। यानी कि वेद और वेदों के पढ़ने वाले और उनके उपवेद क्या है, इसके बारे में यहां पर बात की गई है। वैदिक काल में उपनिषदों की भी कल्पना की गई है। और उपनिषद कहने का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेना। इस काल में कुल 108 उपनिषदों की रचना हुई थी, जो कि गुरु के समीप बैठ के इसे पढ़ते आए थे। उपनिषद को दार्शनिक ग्रंथों की सूची में रखा जाता है। फिलोसॉफी दार्शनिक ग्रंथ की सूची में रखा जाता है। किसे? उपनिषदों को। ये दार्शनिक ग्रंथ है और इनमें दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर दिया गया है। जैसे कि वैदिक काल में धर्म को लेकर कई तरह के आडंबर आ चुके थे, कर्मकांड फैल चुके थे। वैदिक काल में धर्म को लेकर देखिए कितने बड़ी बात है कि जिस काल में रचना हुई उसी काल में आडंबर भी आ गए। धर्म को लेकर बहुत सारे आडंबर आ चुके थे और इन्हीं आडंबरों से निकलने के लिए हम जो दार्शनिक जवाब थे वह आपका कहाँ मिला? उपनिषदों में। यानी कि गुरु को पूछा गया कि अगर हम पत्थर की पूजा नहीं करें तो क्या होगा? तो गुरु ने जवाब दिया कि भाई इससे ये होगा। हम पीपल के पेड़ में घी नहीं डालने से क्या होगा? तो फिर उन्होंने दार्शनिक जवाब दिया कि पीपल के पेड़ में घी नहीं, जल डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीपल जो होता है वह आपको 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। तो ऐसे पेड़ों को न जलाना चाहिए, ना ही इसे मारना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के जो दार्शनिक जवाब हैं, इन जवाबों को यहां पर दिया गया। यानी कि आडंबरों और कर्म कांडों को से मुक्ति के लिए जिसकी रचना की गई, इस रचना का नाम था उपनिषद, जिसकी संख्या कितनी है? 108। कुछ उपनिषद जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे। देखिए ये वेद हैं, यहां पर वेद होगा, उनके उपनिषद, और ये उनके आरण्यक। हाँ, आरण्यक। थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। तो ऋग्वेद और ऋग्वेद के उपनिषद का नाम क्या है? कोशितकी या ऐतरेय। आरण्यक क्या है इसका? कोशितकी और ऐतरेय सेम। सामवेद का केन और छांदोग्य। इसका आरण्यक कौन है? जेमिनी और छांदोग्य। यजुर्वेद का तैत्तिरीय, मैत्रायणी और इसके तैत्तिरीय और शतपथ। अथर्ववेद का मांडुक उपनिषद है और मुंडक उपनिषद है, और यहां पर कोई आरण्यक नहीं है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते भारत का जो आदर्श वाक्य है, इस वाक्य को कहां से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग देखेंगे इसके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को, ऋग्वेदिक, उत्तर वैदिक और अन्य रचनाओं को हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि कहाँ से क्या लिया गया है, किस प्रकार से आपकी क्लासेस होगी। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अगर कोई सवाल हो तो पूछ लेंगे, कुछ अगर गलत निकल गया हो तो उसे जानकारी भी दे देंगे। पूरे वीडियो को देखेंगे और आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो क्लासेस है, ये क्लासेस कंटिन्यू हो रही है। ऐसे में आप लोग अपने दोस्तों के साथ जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और लाइव क्लासेस
जैसे ही विज्ञापन आएगी आप लोगों की प्रारंभ कर दिया जाएगा। उस समय आप लोगों का सवाल भी लेंगे और उसी समय तत्काल उसका जवाब भी होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन अभी कोई ज़रूरत नहीं है और ज़बरदस्ती का उसमें ना पड़े। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अभी पढ़ाई करने का और उससे भी ज़्यादा लिखने का प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक बात, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको सभी समय पर सूचनाएं मिल जाए।